आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग जितने भी वीडियोस आ रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड वो आप स्टडी आईक्यू पर देख रहे होंगे। रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाया था, दैट इज़ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या है, और रिसेंटली मैंने एक और हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाया था। तो अगर आपके एग्जाम में आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोई भी क्वेश्चन तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे अब। लेकिन सपोज मैं कहता हूं आपके एग्जाम में आया कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इस समय जो फोकस है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट पर है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हम इस वीडियो में जो ड्रॉबैक्स हैं, इसके जो मेजर चैलेंजेस हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक जो एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का वो कवर हो जाए। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर मैं कहूँगा दोस्तों वो ये है कि आपने सुना होगा भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको वो 6% ऑफ आवर जीडीपी लेकर आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। अभी भी डिबेटेबल है कि इस समय एग्जैक्टली कितना खर्च किया जाता है हमारे एजुकेशन पे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप देखेंगे 2018-19 में ये बताया गया था कि 3% के आसपास, 3% ऑफ आवर जीडीपी, इसी के आसपास यहाँ पर हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर सरकार खर्च करती है। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक इंडेक्स के बारे में बताता हूँ जहाँ पर रैंकिंग दी जाती है एज पर पब्लिक एक्सपेंडिचर और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। जब मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता हूँ, इसका मतलब जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है। आपने अक्सर देखा होगा टीवी वगैरह में जो मीडिया हैं वो जाते हैं, कई बार जो क्लासेस हैं वहाँ पर आपको टीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत बड़ा एक गैप बन गया है यहाँ पर, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो इसके हिसाब से देखिए तो जो भारत का रैंकिंग है ये 62nd नंबर पर आता है। यहाँ पर मैं आपको जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो बाकी देश हैं, स्पेशली भूटान, जिम्बाब्वे, स्वीडन, कोस्टारिका, इसमें कई सारे आपको देखने को देश मिल रहे होंगे। इवन कोरिया, यूएस, केन्या, सभी जगह यहाँ पर भारत से ज़्यादा खर्च किया जाता है। लेकिन अभी भी हमारा जो एक्सपेंडिचर है सरकार का वो 3% ऑफ आवर जीडीपी के आसपास है। तो यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अभी तक अगर आप देखिए तो पिछले जितनी सरकारें रही हैं सभी ने ये जो टारगेट है, गोल है, उसको सेट किया था 6% का, राइट। इवन मैं आपको 1964 का बताऊं, जब कोठारी कमीशन सेटअप किया गया था, और कोठारी कमीशन के थ्रू ही जो हमारा देश का पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 1968 में, वो इसी के थ्रू आया था, कोठारी कमीशन के थ्रू। तो कोठारी कमीशन ने भी वहां पर 6% का टारगेट दिया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या गारंटी है, सरकार ने एक प्रॉपर, एक फुल प्रूफ प्लान नहीं दिया है कि किस तरह से जो एक्सपेंडिचर है वो इसको इंक्रीज करने वाली है। क्योंकि अगर आप रीसेंट का भी एग्जांपल लेंगे तो कोविड-19 में आपने देखा होगा सरकार ने ऑलरेडी जो एक्सपेंडिचर है बाकी सेक्टर्स में कम कर दिया है। तो सरकार इसको किस तरह से आगे बढ़ाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यहां पर कई लोगों का यह भी प्रश्न था कि सर सरकार ने पिछले कुछ सालों से जो रियल एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर उसको कैसे कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो मैं आपको सपोज एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि 10 साल पहले अगर हमारी जीडीपी थी 100 लाख करोड़, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 100 लाख करोड़, और सरकार इस पर 3% ऑफ आवर जीडीपी जो है खर्चा करती थी एजुकेशन पे, तो कितना खर्चा करती थी? 100 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ खर्च करती थी। तो यहाँ पर क्या किया सरकार ने, अगले 10 साल में, मतलब आज इसका खर्चा जो है 5 लाख तक ले गई, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। आपको दिख रहा है कि वैल्यू टर्म्स में तो ये बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जीडीपी भी तो बढ़ रही है। तो हमारी जीडीपी 100 लाख करोड़ से कितनी हो गई? 200 लाख करोड़। तो अब भी अगर इसको आप 3% लेकर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 6 लाख करोड़, लेकिन सरकार खर्च कितना कर रही है? 5 लाख करोड़। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो रियल टर्म में जो एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल में डिक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये जो पूरा चीज है जो सरकार ने टारगेट रखा है वो एक्चुअल में पिछले कुछ सालों में इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए कि 6% पर यहां पर सरकार ये लेकर आए।
दूसरा अब हम आते हैं दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। यहाँ पर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जब आप 12th पास करके कॉलेजेस में जाते हो या फिर किसी और हायर एजुकेशन में जाते हो तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो मार्क्स है, 12th का मार्क्स है, सिर्फ ये नहीं डिसाइड करेगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिलने हैं, क्योंकि 12th के मार्क्स कई बार होता है कि कुछ बच्चे तेज होते हुए भी उनको पता है लेकिन कई बार मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था और एक अच्छी बात है, मैं कहूँगा सरकार ने इस तरह का प्रोविजन लाया कि जो कॉलेजेस में एडमिशन है वो एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के थ्रू भी हो। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज और इसके थ्रू यहाँ पर जो प्रेशर है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप सोच के देखिए, अल्टीमेटली हमने क्या किया है, अल्टीमेटली हमने एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी क्रिएट कर दी है। जो चीज सिर्फ 12th के मार्क्स से सेट होती थी अब उसको एक और एजेंसी यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराकर लाएगी। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली हमें एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्यों ना सरकार यहां पर कुछ इनोवेटिव वेज लेकर आती। अगर किसी को पढ़ाई के अंदर कोई स्पोर्ट्स पसंद है, किसी प्रकार का आर्ट्स पसंद है, उसके बेसिस पे भी उसको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाए, ऐसा सरकार ने कोई इनोवेटिव वेज लेकर नहीं आई है। अल्टीमेटली ये वाला भी जो वे है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, यहां पर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं कहूंगा। तीसरा अब हम आते हैं दोस्तों, ये जो पूरा लोकल लैंग्वेज और जो मदर टंग के ऊपर शिक्षा देने की बात कही जा रही है प्राइमरी एजुकेशन में, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर सरकार का ये जो तर्क है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग में अगर शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज? हम एक बार के लिए बाहर तौर पर आप कह सकते हो कि इंग्लिश नहीं, हम इंग्लिश नहीं लर्न करेंगे, लेकिन आज का जो ग्लोबल सिनेरियो है अगर आप उसमें देखिए, इवन चाइनीज का आप एग्जाम्पल लेंगे, चाइनीज पीपल पहले नहीं करते थे लेकिन आज के डेट में वो लोग भी इंग्लिश ज़्यादा सीखने लग गए हैं, क्योंकि ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि ये हमने कॉलोनाइजेशन के थ्रू इसको लाया है हमारे देश के अंदर, लेकिन क्या आप रियलिटी से दूर जा सकते हैं? इवन आप पार्लियामेंट के अंदर देखिए, पार्लियामेंट के अंदर आज के डेट में भी ये जो प्रोसेस है, जब वोटिंग होती है तो आपने देखा होगा दोज हु इन फेवर से एज, दोज हु इन फेवर से नोज। तो यहां पर इस तरह की अभी भी जो प्रथा है वो ब्रिटिश से हम लेकर अभी भी चलाते आ रहे हैं। तो कितना आसान होगा अचानक से बोलना कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को हम ऑप्शनल कर देते हैं क्लास 8 तक और सिर्फ जो लोकल लैंग्वेज है इसके थ्रू यहां पर चला जाएगा। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, सरकार ने इसको कंपलसरी नहीं किया है, यहां पर स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट करता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट करता है क्या वो इसको कंपलसरी करना चाहती है कि नहीं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि क्लास 5th तक बच्चे ने इंग्लिश थोड़ा सा भी नहीं सीखा, क्लास 5th तक यहां पर जो स्टूडेंट है उसने अपने मदर टंग में यहां पर लैंग्वेज जो है वो प्राप्त करने की कोशिश की और सीखने की कोशिश की। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि अचानक से जब वो बच्चा क्लास 6 में आएगा, क्या हम उसको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से लेकर सब कुछ सिखा सकते हैं? क्योंकि अर्ली एज में जितना अच्छे से जो लैंग्वेज की एक्विजिशन होती है, जो आप शिक्षा अर्ली एज में प्राप्त कर लेते हो, स्पेशली लैंग्वेजेस, वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा टफ होते जाता है। और स्पेशली यहाँ पर क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, सबके लिए ऑप्शनल है, तो जो एमिनेंट स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं दिल्ली में, मुंबई में, वहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी इंग्लिश के थ्रू ही यहाँ पर एजुकेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली जो बड़े स्कूल्स हैं जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो तो अपने बच्चे को यहाँ पर इंग्लिश में शिक्षा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो गैप है यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेजेस में शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो आगे चलकर जब नौकरी की बात आएगी, जॉब्स की बारी आएगी, तब यहां पर बहुत बड़ा आपको गैप देखने को मिलेगा। तो अगेन जो आज हम गैप देख रहे हैं, एक इंग्लिश स्पीकिंग, जो इंग्लिश जो जानते हैं बच्चे और जो नहीं जानते हैं, उनके बीच में ऑलरेडी हम क्लियर तौर पर देख सकते हैं अपने सोसाइटी में। तो ये गैप कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसकी तरफ यहां पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट यहाँ पर नए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि आपने देखा होगा कि सरकार ने ये मल्टी डिसिप्लिन किया है। मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मल्टी डिसिप्लिन। बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आप कॉलेजेस में जाते हो तो यहाँ पर एक स्ट्रीम में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देखोगे तो कई सारी चीज़ों का मैंशन किया गया है, जैसे कि लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलॉसफी, आर्ट, डांस, थिएटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स। आपको जो पसंद है आप उस तरह का
कॉम्बिनेशन लेकर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा कहना है कि अभी भी कई सारे ऐसे एरियाज हैं, 21st सेंचुरी के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें एक सेपरेटली उसके बारे में भी स्टडी करना चाहिए था, वो शायद चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। जैसे कि आज के डेट में जो वुमेन के बारे में स्टडीज़ हैं, जेंडर स्टडीज़ हो गई, इन सब के ऊपर शायद फोकस अभी नहीं दिया जा रहा है। कल्चरल स्टडीज़ हो गई, मीडिया स्टडीज़ हो गया, स्टडीज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं। आज के डेट में इतनी सारी प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, क्यों ना हमें इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए था, और कोई अगर इसके बारे में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो भी कर सके। तो ये एक और दूसरा मैं ड्रॉबैक कहूँगा। और एक और सबसे बड़ी चीज़, आप सबको पता है कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, हमारे यहाँ जो क्वालिटी टीचर्स चाहिए वो शायद उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस ट्रेनिंग के ऊपर, एक क्वालिटी टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है इस पूरे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, कि उनको ट्रेनिंग के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, इवैल्यूएटिंग बॉडी कौन सी होगी। ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस पर्टिकुलर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में। नेक्स्ट यहाँ पर एक और ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो सरकार है वो इस ड्राफ्ट में ये लेकर आई है कि जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इन सबको यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जो स्कॉलरशिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा यहाँ पर यह तर्क है कि ये तो बात अच्छी है, करना भी चाहिए, लेकिन क्या होगा उन जनरल कैटेगरी वालों का जिनकी इनकम कम है, जो यहाँ पर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते और वो इन सभी कैटेगरीज के अंदर नहीं आते हैं? क्यों नहीं सरकार को उनके ऊपर भी यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था? इसके बारे में बहुत कम मेंशन है, एज सच कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लो इनकम है, उनके ऊपर सरकार बेसिकली क्या करने जा रही है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सभी को यहाँ पर साथ लेकर चलने का मतलब है, तो यहाँ पर सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कल ही जो शशि थरूर हैं, उनके बारे में, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ ट्वीट्स किए थे। एक मुझे यहाँ पर ट्वीट अच्छा लगा, आप देख सकते हो। सरकार ने जो गोल सेट किया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, वो कहा है कि हायर एजुकेशन के अंदर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, आई होप कि आप सबको पता हो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश के अंदर बच्चे हैं वो कितना एनरोल करा रहे हैं एजुकेशन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, राइट टू एजुकेशन आने के बाद से लगभग 99% से ज़्यादा आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखने को मिल रहा होगा प्राइमरी एजुकेशन में। जो फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, वहाँ पर तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे ही वो ड्रॉप आउट होते रहते हैं। फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एट्थ क्लास से आते आते बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, इसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के डेट में यहाँ पर शशि थरूर का कहना है कि हायर एजुकेशन के अंदर सिर्फ 25.8% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है और क्लास 9th में सिर्फ 68% है। और सरकार का टारगेट है कि हायर एजुकेशन में हमें 50% करना है और सेकेंडरी एजुकेशन में 100% करना है। लेकिन यहाँ पर शशि थरूर जी का कहना था कि ये एक रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को रियलिस्टिक होना चाहिए। इतना बड़ा जो जंप है वो आसान नहीं होता है, तो सरकार को एक क्लियर रोड मैप और रियलिस्टिक टारगेट रखना चाहिए था। ये यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म किया गया है। और लास्ट में मेरी तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पसंद आएगा ये चीज़ या फिर नहीं पसंद आ सकता है, डजंट मैटर, आप अपनी राय रख सकते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर अभी तक अगर आप देखेंगे हमारे देश में जो एजुकेशन है उसको नॉट फॉर प्रॉफिट बोला जाता है। क्या आप में से कितने लोगों को ये चीज़ पता थी कि नॉट फॉर प्रॉफिट इसको एजुकेशन को बोला जाता है हमारे देश में? लेकिन क्या आपको एक्चुअल में लगता है ये नॉट फॉर प्रॉफिट है? मतलब कि जो प्राइवेट पीपल जो एजुकेशन चलाते हैं, क्या वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए करते हैं? क्या आपने कभी देखा है? इतना ज़्यादा एक बहुत बड़ा व्यापार ऑलरेडी बन चुका है, तो क्यों ना इसको एक ट्रांसपेरेंट मैनर पर सरकार को ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट का टैग है एजुकेशन के ऊपर, उसको शिफ्ट करके फॉर प्रॉफिट लाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर भी लोग तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे जब उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। अदरवाइज वो क्या करेंगे, दूसरे किसी तरीके से यहाँ पर कमाने की कोशिश करेंगे, काला बाजारी बढ़ेगा। ऑलरेडी हम देखते हैं कितने सारे नेताओं का, कितने सारे बड़े लोगों का एजुकेशन सेक्टर के अंदर पैसा लगा रहता है। तो क्यों नहीं सरकार को यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट लाना चाहिए, सॉरी फॉर प्रॉफिट एजुकेशन कन्वर्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर फंडिंग आए, तभी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। क्योंकि जब तक ये सारे एसेट्स हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक जो एजुकेशन जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो शायद नहीं बढ़ पाए। और लास्ट में जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो डेविल है वो डिटेल्स में लाई करता है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर ड्राफ्ट आया है, उसको अभी भी बहुत ज़्यादा हमें देखने की आवश्यकता
आवश्यकता है उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर कुछ यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। सक्सेस लाइज इन द इंप्लीमेंटेशन। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या इंप्लीमेंटेशन हो पाता है कि नहीं, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी ले आते हैं, इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं कर पाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरे चैलेंजेस की मैंने आपसे बात की, यहाँ पर आपको कुछ इंसाइट्स मिला होगा। आई नो कि आप शायद हो सकता है इसमें से कई सारी चीज़ों पर एग्री ना करें, डेफिनेटली आप नहीं करिए। आप अपने सुझाव यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट में, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, लेट मी नो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।